नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज चर्चित स्थल लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो हाल ही में चर्चा में रहे कुछ स्थल हैं। उनके बारे में हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर के तहत, बहुविकल्पी क्वेश्चन के तहत। तो आप लोग हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी वीडियो लगी। तो मैं ऐसे ही वीडियो से आपको रूबरू कराता रहूँगा। तो चलिए ज़्यादा देर न किए हम अपने क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। तो इसमें कुल 15 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? तो 15 क्वेश्चन होंगे। आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए या ये जानकारी आपको कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि मई 2020 में बेनारघट्टा जैविक उद्यान ने एनिमल अडॉप्टेशन प्रोग्राम के तहत नागरिकों को 1 वर्ष के लिए उद्यान के वन्य जीवों को गोद लेने मतलब घर ले जाने की अनुमति प्रदान की है। यह कहाँ स्थित है? तो पहला विकल्प है मैसूरू, दूसरा विकल्प है कोझिकोड, तीसरा विकल्प है बेंगलुरु और चौथा विकल्प है नेल्लोर। तो दोस्तों, आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। दोस्तों, 1 मई 2020 को बेंगलुरु स्थित बेनारघट्टा जैविक उद्यान ने एनिमल अडॉप्टेशन प्रोग्राम के तहत नागरिकों को 1 वर्ष के लिए उद्यान के वन्य जीव को गोद लेने, घर ले जाने की अनुमति प्रदान की है। इस जैविक उद्यान के वन्य जीवों को घर ले जाने हेतु नागरिकों को कुछ धनराशि अदा करनी होगी और भारतीय कोबरा तथा एशियाई हाथी के लिए प्रतिवर्ष क्रमशः 2,000 रुपये तथा 1.75 लाख रुपए देने होंगे। इस जैविक उद्यान से किंग कोबरा, जंगली बिल्ली, असमिया लंगूर, काला हिरण, सांभर इत्यादि को गोद ले सकते हैं। इसमें भागीदार लोगों को आयकर अधिनियम धारा 80G दान से संबंधित है के तहत कर में छूट देने का प्रावधान भी किया गया है। बेनारघट्टा जैविक उद्यान की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी, जिसे वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था, बेनारघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। और आप लोगों को ज्ञात होगा कि वर्ष 2006 में देश के पहले तितली पार्क की भी स्थापना यहाँ पर की गई थी। तो देश की पहली तितली पार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बेंगलुरु में हुई थी, बेनारघट्टा 2006 में ही। तो इतनी जानकारी आपको बेनारघट्टा के बारे में और अडॉप्टेशन के बारे में होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है कि 29 अप्रैल 2020 से राष्ट्रीय पेट्रोलियम उत्पादों मतलब डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों, आपको बताना है कि 29 अप्रैल 2020 से पेट्रोलियम उत्पादों डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो पहला विकल्प है नागालैंड, दूसरा विकल्प है सिक्किम, तीसरा विकल्प है कर्नाटक और चौथा विकल्प है महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। दोस्तों, 29 अप्रैल 2020 को नागालैंड सरकार ने राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों पर कोविड-19 उपकर लगाने का निर्णय किया। नागालैंड पेट्रोलियम उत्पादों डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर लगाने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य सरकार ने पेट्रोल पर 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर प्रति लीटर पर 5 रुपये उपकर लगाए हैं। यह उपकर राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के कारण राजस्व में आई कमी की पूर्ति के लिए लगाया गया है। यह 29 अप्रैल 2020 से लागू हो गया है। नागालैंड में ये उपकर 29 अप्रैल 2020 से लागू हो गया है। तो इतना आपको उपकर के बारे में पता होना चाहिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 16 अप्रैल 2020 को किस देश में 10 लाख सीटों की क्षमता वाले विश्व के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है?
दोस्तों आपको बताना है कि 16 अप्रैल 2020 को किस देश में 10 लाख सीटों की क्षमता वाले विश्व के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है? तो विकल्प पहला है ब्राज़ील, विकल्प 2 चीन, विकल्प 3 अर्जेंटीना, विकल्प 4 फ्रांस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चीन। तो दोस्तों 16 अप्रैल 2020 को चीन के दक्षिणी शहर ग्वांगझू में 10 लाख सीटों की क्षमता वाले विश्व के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। इस स्टेडियम का नाम ग्वांगझू एवरग्रांडे फुटबॉल स्टेडियम होगा। चीन रियल इस्टेट कंपनी एवरग्रांडे ग्रुप द्वारा निर्मित किया जा रहा है। ये स्टेडियम कमल के फूल के आकार का होगा। कैसा होगा? तो कमल के आकार का होगा स्टेडियम। कमल के फूल का आकार इसलिए चुना गया है क्योंकि यह चीन का पारंपरिक फूल है और इसकी परिकल्पना शंघाई के डिजाइनर हसन ए सईद ने की थी। यह स्टेडियम वर्ष 2022 के अंत तक बनकर तैयार होगा। इस स्टेडियम की निर्माण लागत राशि 12 अरब युआन मतलब 1.69 अरब डॉलर होगी। यह स्टेडियम क्षमता की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम बार्सिलोना के कैंप नौ को पीछे छोड़ दिया है। और उल्लेखनीय है कि यह उत्तर कोरिया का बहुउद्देशीय रुनंगराडो फर्स्ट ऑफ मई स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसकी क्षमता 11.4 लाख सीटों की क्षमता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि लॉकडाउन की अवधि 30 अप्रैल 2020 तक बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? दोस्तों आपको बताना है कि लॉकडाउन की अवधि 30 अप्रैल 2020 तक बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला विकल्प है तेलंगाना, दूसरा विकल्प है उड़ीसा और तीसरा विकल्प है आंध्र प्रदेश और चौथा विकल्प है पंजाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। तो उड़ीसा लॉकडाउन की अवधि 30 अप्रैल 2020 तक बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 9 अप्रैल 2020 को उड़ीसा सरकार ने कोविड-19 के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के दृष्टिगत लॉकडाउन की अवधि को 30 अप्रैल तक बढ़ाने की घोषणा की है। और लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल तक पूर्व में घोषित की गई थी और लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने वाला उड़ीसा देश का पहला राज्य बन गया है। और वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। इतना आपको उड़ीसा के बारे में पता होना चाहिए कि तो अगला प्रश्न है कि 5 मार्च 2020 को महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर क्या नाम रखे जाने को मंजूरी प्रदान की है? दोस्तों आपको बताना है कि 5 मार्च 2020 को महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर क्या नाम रखे जाने की मंजूरी प्रदान की है? तो पहला विकल्प है छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा, दूसरा विकल्प है छत्रपति साहू जी महाराज हवाई अड्डा और तीसरा विकल्प है छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा और चौथा विकल्प है छत्रपति रामराज महाराज हवाई अड्डा। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा। दोस्तों 5 मार्च 2020 को महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा रखे जाने को मंजूरी प्रदान की है। यह निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। यह हवाई अड्डा औरंगाबाद के चिकल थाना क्षेत्र में स्थित है। औरंगाबाद नगर निगम ने इस हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर छत्रपति संभाजी महाराज किए जाने का प्रस्ताव पारित किया था और ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व मुंबई हवाई अड्डों का नाम परिवर्तित कर छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा और कोल्हापुर हवाई अड्डे का नाम छत्रपति राजाराम महाराज हवाई अड्डा रखा गया था। दोस्तों आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि राजा राम राय किसके लिए प्रसिद्ध हैं। आपको बताना है कि राजा राम जो हैं राय वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं
और राजा की उपाधि इनको किसने दी थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 2009 में गृह युद्ध की समाप्ति के पश्चात श्रीलंका सामंजस्य, जवाबदेही और मानवाधिकार को प्रोत्साहन देने हेतु प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC द्वारा कब पारित किया गया था। तो इसका पहला विकल्प है अक्टूबर 2015, दूसरा विकल्प है अक्टूबर 2016 और तीसरा विकल्प है अक्टूबर 2017 और चौथा विकल्प है अक्टूबर 2018। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 26 फरवरी 2020 को श्रीलंका ने औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को सूचित किया कि वह सामंजस्य, जवाबदेही और मानवाधिकार के प्रोत्साहन हेतु प्रस्ताव से अलग हो रहा है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2009 में गृह युद्ध के पश्चात श्रीलंका में सामंजस्य, जवाबदेही और मानवाधिकारों के प्रोत्साहन हेतु संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा अक्टूबर 2015 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था और इस प्रस्ताव श्रीलंका सरकार द्वारा वर्ष 2017 में कार्यान्वित किया गया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 4 मार्च 2019 को उत्तराखंड सरकार ने किससे राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है। दोस्तों आपको बताना है कि 4 मार्च 2019 को उत्तराखंड सरकार ने किसे राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है। तो पहला विकल्प है नैनीताल, दूसरा विकल्प है उधम सिंह नगर और तीसरा विकल्प है गैरसैंण और चौथा विकल्प है हल्द्वानी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गैरसैंण। तो गैरसैंण जो है इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की गई है। यह 4 मार्च 2020 को उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया। यह घोषणा मुख्यमंत्री जो हैं इस समय के वर्तमान के त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट पेश किए जाने के दौरान की। वर्ष 2020-2021 के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा बजट सत्र 3 से 6 मार्च का आयोजन गैरसैंण में ही किया गया और गैरसैंण चमोली जिले में स्थित है। गैरसैंण कहाँ पे स्थित है, तो चमोली जिले में स्थित है। उत्तराखंड राज्य के अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के बाद देहरादून राज्य की राजधानी है, किंतु यह अभी भी राज्य की अस्थायी राजधानी है। देश के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके किया गया था। उत्तराखंड में प्रशासकीय तौर पर 2 मंडल कुमायूं और गढ़वाल हैं। उत्तराखंड में 2 राजभवन देहरादून और नैनीताल में हैं। उत्तराखंड देश का 5वां राज्य है जिसकी 2 राजधानियां हैं और उल्लेखनीय है कि गैरसैंण उत्तराखंड की पामीर के नाम से भी जाना जाने वाली दूधाटाली पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर गैरसैंण स्थित है, तो दूधाटाली पहाड़ी पर स्थित है और उत्तराखंड की पामीर के नाम से भी जानी जाती है। तो इतना आपको उत्तराखंड के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको ऐसे ही जानकारी से रूबरू कराया जाएगा। तो 3 मार्च 2020 को माउंट मैरापी ज्वालामुखी में विस्फोट प्रारंभ हुआ। यह किस देश में स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। दोस्तों आपको बताना है कि 3 मार्च 2020 को माउंट मैरापी ज्वालामुखी में विस्फोट प्रारंभ हुआ। यह माउंट मैरापी ज्वालामुखी जो है यह किस देश में स्थित है और यह सक्रिय ज्वालामुखी है। तो पहला विकल्प है ग्वाटेमाला, दूसरा विकल्प है इंडोनेशिया और तीसरा विकल्प है कोलंबिया और चौथा विकल्प है फिलीपींस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मार्च 2020 को इंडोनेशिया में स्थित माउंट मैरापी ज्वालामुखी में विस्फोट प्रारंभ हुआ है। विस्फोट होने के से राख का गुबार 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठा और माउंट मैरापी इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इससे पूर्व वर्ष 2010 में मैरापी में सबसे शक्तिशाली विस्फोट हुआ था जिसमें 300 लोगों की मृत्यु हो गई थी और लगभग 2.80 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में स्थित 17,000 से अधिक द्वीप समूहों में लगभग 130 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 25 फरवरी 2020 को यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है। दोस्तों आपको बताना है कि
25 फरवरी 2020 को यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो पहला विकल्प है मध्य प्रदेश, दूसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, और तीसरा विकल्प है हरियाणा, और चौथा विकल्प है कर्नाटक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। दोस्तों 25 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीयन कार्ड का लोकार्पण किया। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन कार्ड को एक साथ लोकार्पित किया। मध्य प्रदेश देश का दूसरा राज्य है जिसने यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया है। यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीयन कार्ड में नवीन जानकारियां संकलित होती हैं और पूरे देश में यह कार्ड एक समान और एक रंग के हैं। और अगला प्रश्न है कि कोयला क्षेत्र को आगे ले जाने के उपायों के बारे में चिंतन शिविर का आयोजन गुजरात के केवड़िया में किया गया। इसमें किस वर्ष से थर्मल कोल का आयात रोकने की घोषणा की गई है? दोस्तों आपको बताना है कि कोयला क्षेत्र के आगे ले जाने के उपायों के बारे में चिंतन शिविर का आयोजन गुजरात के केवड़िया में किया गया। इसमें किस वर्ष में से थर्मल कोल का आयात करने की घोषणा की गई है? तो पहला विकल्प है 2023-2024, दूसरा विकल्प है 2024-2025, और तीसरा विकल्प है 2026-2027, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 17 से 2023 से 2024, 17 से 18 फरवरी 2020 के दौरान गुजरात के केवड़िया में कोयला क्षेत्र को आगे ले जाने के उपायों के बारे में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने की। इस शिविर में भारत द्वारा वर्ष 2023-2024 से थर्मल कोल का आयात रोकने की घोषणा की गई है। और ध्यातव्य है कि वित्त वर्ष 2023-2024 तक कोल इंडिया CIL ने 1 बिलियन टन उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? दोस्तों आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो पहला विकल्प है वर्ष 1997, दूसरा विकल्प है 1998, तीसरा विकल्प है 1999, और चौथा विकल्प है वर्ष 2000। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सन 2000 में छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा मिला था। 10 फरवरी 2020 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 28वें जिले के रूप में गोरेला पेड्रोमरवाही का उद्घाटन किया। नवगठित जिले में 3 तहसील और 3 विकासखंड गौरेला, पेंड्रा और मरमाही सम्मिलित हैं। इस नवगठित जिले में 166 ग्राम पंचायतें हैं, 222 गांव हैं और 2 नगर पंचायतें शामिल हैं। इस जिले का क्षेत्रफल 1,68,225 हेक्टेयर है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2019 को रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान गोरेला, पेड्रा, मरमाही जिले के गठन की घोषणा की गई थी। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग होने के पश्चात अस्तित्व में आया था और इसकी राजधानी, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, रायपुर है। इतना आपको छत्तीसगढ़ के बारे में पता होना चाहिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों आपको बताना है कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, और तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। दोस्तों आपको बताना है कावेरी डेल्टा क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। दोस्तों 9 फरवरी 2020 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडम्पादी के पलनास्वामी ने कावेरी डेल्टा को सुरक्षित और संरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया है। और तमिलनाडु का कावेरी डेल्टा क्षेत्र एक उपजाऊ क्षेत्र है जिस पर राज्य की खाद्य सुरक्षा आधारित है। विगत वर्ष केंद्र ने कावेरी बेसिन में तेल और गैस की खोज हेतु ठेके दिए थे, जिसका राज्य में काफ़ी विरोध किया गया था और मुख्यमंत्री के
वक्तव्य के अनुसार इस क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन तेल गैस अन्वेषण परियोजना को अनुमति नहीं दी जाएगी और कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित कृषि क्षेत्र के रूप में भी घोषित करने हेतु तमिलनाडु सरकार द्वारा एक विशेष कानून बनाने का निर्णय लिया गया है। और कावेरी डेल्टा क्षेत्र में चावल का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी डेल्टा को क्षेत्र में राज्य में चावल का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। और कावेरी डेल्टा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 7 जिले सम्मिलित हैं, जो इस प्रकार हैं: तंजावुर, तिरुवरूर, नागपट्टिनम, पुदुकोट्टई, अरियालूर, चिंत्री और कुरूर। ये जो हैं 7 जिले हैं जो कावेरी डेल्टा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी 2020 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस गांव को लाल डोरा से मुक्त घोषित किया है? दोस्तों, आपको बताना है कि 26 जनवरी 2020 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस गांव को लाल डोरा से मुक्त किया है? तो पहला विकल्प है अंगोड, दूसरा विकल्प है अलीपुर बिरन और तीसरा विकल्प है सिरसी और चौथा विकल्प है सिंधोरा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। जो ये सिरसी है, इसको लाल डोरा मुक्त घोषित किए हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। दोस्तों, चलिए देखते हैं कि लाल डोरा क्या है। तो 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल जिले में स्थित गांव सिरसी को लाल डोरा से मुक्त घोषित करके ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का टाइटल वितरित किया है। सिरसी लाल डोरा से मुक्त किया गया देश का पहला गांव है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इस गांव के सामुदायिक विकास के लिए 1 करोड़ से अधिक राशि प्रदान करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले से 5-5 गांवों का सर्वे कराकर उन्हें लाल डोरा से मुक्त किया जाएगा। टाइटल डीड प्राप्त होने के बाद ग्रामीण अपनी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त कर सकते हैं और उस पर ऋण लेकर अपने परिवार और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। और राज्य सरकार अगले 2 से 3 महीनों में सिरसी की तरह प्रदेश की 110 ग्राम पंचायतों का डिजिटाइजेशन करेगी। और 26 जनवरी के अवसर पर ही मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत की गई और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर इस गांव में लाल डोरा में काम करने वाले अधिकारियों की टीम को भी सम्मानित किया। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है किसे साउथ सेंट्रल रेलवे SCR जोन का पहला सोलर पावर्ड सौर संचालित रेलवे स्टेशन होने का गौरव हासिल हुआ है? दोस्तों, आपको बताना है किसे साउथ सेंट्रल रेलवे SCR जोन का पहला सोलर पावर्ड सौर संचालित रेलवे स्टेशन का गौरव हासिल हुआ है। तो पहला विकल्प है कदियाम, दूसरा विकल्प है मंडावली और तीसरा विकल्प है कोटिपल्ली और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कदियाम। दोस्तों, जनवरी 2020 में साउथ सेंट्रल रेलवे जोन SCR में स्थित कदियाम रेलवे स्टेशन SCR का पहला सोलर पावर्ड सौर संचालित रेलवे स्टेशन बना। कदियाम आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में स्थित है। यह NSG 6 श्रेणी का स्टेशन है और स्टेशन का पूरा विद्युत भार दिन के दौरान 10 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र पर काम करता है। साथ ही संयंत्र से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली डिस्कॉम विद्युत वितरण कंपनियों के नेट मीटरिंग के माध्यम से प्रेषित कर दी जाती है, जो रात में डिस्कॉम से आहरित कर ली जाती है। अतः यहाँ ऊर्जा जरूरतों हेतु रेलवे को कोई खर्च नकद नहीं करना पड़ता है। यह संयंत्र 14.7 टन कार्बन फुटप्रिंट प्रति वर्ष के रिडक्शन में भी योगदान देता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, ये लास्ट प्रश्न है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका अपना चैनल DS एकेडमी आपका स्वागत और अभिनंदन करता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।